जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नगरी कम्युनिटी पे। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक मेजर ट्रांसफॉर्म के बारे में जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर बहुत जल्द ही आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको दिखाई देने लगेगा। साथियों, इससे पहले कल इंडियन आर्मी डे था। चूँकि आज ये वीडियो बन रहा है, कल अपलोड होगा तो आज ही आर्मी डे है, लेकिन एक दिन बैक में ये वीडियो अपलोड होता है। तो आप सभी को इंडियन आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के जो डिफेंस सेक्टर है उसमें आपका आर्मी हो गया, आपका एयरफोर्स हो गया और आपका नेवी हो गया। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, जिससे कि इंडिया को सुरक्षित रख पाए, इंडिया को एक शक्तिशाली देश बना पाए आर्म्ड फोर्सेस के मामले में। साथियों, अगर हम लोग बात करें इसके आगे, तो अभी एयरफोर्स में कुछ देखने को सुनने को मिला है। अब वो क्या है, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। आईएएफ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है आईएएफ गोज फुल थ्रोटल टू टर्न इनटू एन एरोस्पेस पावर। तो मतलब क्या, अब इंडियन एयरफोर्स का नाम चेंज होने जा रहा है? इंडियन एयरफोर्स अब और किसी सेक्टर में भी काम करने जा रहा है? क्या होने जा रहा है इंडियन एयरफोर्स में? इस सब के बारे में इस सेशन में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। और संभवतः यह आपके एसएसबी में जीडी के अनुसार ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ये मार्क करके आप रख लीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ में अभी निकला है और ये बहुत जल्द ही आपको एयरफोर्स में दिखाई देने लगेगा। जो यहाँ पे आप टर्म देख रहे हैं एरोस्पेस पावर, यानी कि इसको क्लासिफाई कर दे तो एरो अलग हो गया और स्पेस अलग हो गया। मतलब कि क्या इंडियन एयरफोर्स का नाम अब चेंज होने वाला है? अब इंडियन एयरफोर्स अब स्पेस में भी कुछ काम करने वाली है। तो चलिए इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द इंडियन एयरफोर्स। तो साथियों, इंडियन एयरफोर्स के अंदर बहुत ही एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है और आने वाले कुछ सालों के अंदर में हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स का नाम बदल करके इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स, दैट इज फ्रॉम आईएएफ टू आईएएसएफ हो जाए। और इंडियन एयरफोर्स अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो उनकी सक्षम दर करता है, उसको और बढ़ाना चाहती है स्पेस के क्षेत्र में। और इंडियन एयरफोर्स एयर एंड स्पेस कंटिन्यूम एंड स्पेस विजन 2047 के विजन पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और आईएएफ ने इस प्रपोजल को गवर्नमेंट के पास भी भेज दिया है, अपने नाम को फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स, दैट इज फ्रॉम आईएएफ टू आईएएसएफ पे रीनेम करवाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना प्रपोजल सबमिट कर दिया है। अब आगे बात किया जाए साथियों, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो पूरी तरीके से अपनी ताकत लगा रही है कि जो स्पेस में जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करे। इंडियन एयरफोर्स जो है सो अपनी पूरी ताकत अब स्पेस में भी लगाना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी तत्काल में इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, कम्युनिकेशन और नेविगेशन कैपेबिलिटीज़ है। इस सब के अलावा इंडियन एयरफोर्स अपने आप को स्पेस में भी अब देखना शुरू कर दी है। स्पेस में भी अपने आप को, स्पेस के पोटेंशियल को भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दी है। और हो सकता है कि इस प्रपोजल को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जल्दी ही क्लियरेंस मिल जाए और इंडियन एयरफोर्स का नाम चेंज हो जाए। और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में अब इंडियन एयरफोर्स को आप बस एयर में नहीं, अब उसको आप स्पेस में भी कुछ नए काम करते, स्पेस में भी कुछ नई इनोवेशन करते देख पाएंगे। आगे अगर बढ़ते हैं साथियों, तो अब इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, इंडियन एयरफोर्स अब अलग अलग जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं उन सबके साथ कोलैबोरेटिंग करना शुरू कर दिया है। जैसे लाइक इसरो, डीआरडीओ हो गया, इन स्पेस हो गया, और बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं लाइक स्पेस एक्स हो गया, जिसके साथ अभी प्रेजेंट में इसरो काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर हैं जो कि स्पेस रिसर्च में जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, उन सबके साथ इंडियन एयरफोर्स अभी प्रेजेंटली कोलैबोरेटिंग कर रही है। और आईएएफ का जो मेन एम है, जो मेन मोटो है, वो है स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना। साथियों, स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी जैसे कि आपका पीएनटी हो गया, यानी कि पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी दुश्मन देश के जो
दुश्मन देश का मूवमेंट बताने में, जिसको शॉर्ट में हम लोग PNT कहते हैं, और उसका फुल फॉर्म होता है पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, एडवांस इंटेलिजेंस सर्विलियंस कम्युनिकेशन सिस्टम, स्पेस वेदर प्रेडिक्शन, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट। इन सब पे जो IAF है वो अलग अलग स्पेस एजेंसी से कोलैबोरेटिंग करना शुरू कर दी है, जिससे कि इस सब में जो यहाँ पे आपका मेंशन है, इन सब में एक एडवांस टेक्नोलॉजी इंडियन एयरफोर्स के पास उपलब्ध हो जाए। साथियों, इसी के साथ जो IAF है वो 100 मिलिट्री सैटेलाइट के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कि 100 मिलिट्री सैटेलाइट के साथ IAF अपना मोटो लेके चल रही है, और इसके लिए उसने नेक्स्ट 7 to 8 ईयर में 100 मिलिट्री सैटेलाइट अपने पास होने का लक्ष्य बना रखा है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर भी जो है सो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं IAF को मदद करने के लिए। साथ ही साथ जो DSA है, यानी कि डिफेंस स्पेस एजेंसी, जो कि 2019 में एस्टैब्लिश हुआ था कर्नाटका के अंदर, ये बेंगलुरु में है, और ये भी जो है सो पूरा अपना दम लगा रहा है इंडियन एयरफोर्स को टू बी अ फुली फ्लेज्ड स्पेस कमांड प्रोवाइड करवाने में। और इस प्रकार से IAF अपना लक्ष्य ये लेके चल रही है कि आने वाले 7 to 8 ईयर में उसका पास अपना 100 मिलिट्री सैटेलाइट हो, जिससे कि वो दुश्मन के जितने भी मूवमेंट है उस पर वो आसानी से नज़र रख सके, और ये सब हाईटेक वेपन्स हो। अगर इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें नाविक के बारे में, नाविक क्या है, नाविक भी जो है सो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में आया है। तो नाविक एक इंडियन आर्म्ड फोर्स है, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा अभी तत्काल में यूज किया जा रहा है। ये एक प्रकार से GPS सिस्टम की तरह है, और ये इंडियन वर्जन है। साथियों, आप लोग को याद होगा जब कारगिल वार हुआ था, उस समय GPS जो था वो उस समय जो पोजिशनिंग सिस्टम था वो अमेरिका जो है सो देने से मना कर दिया था, और उस समय भारत को बहुत ही दिक्कत हुई थी। इसके लिए भारत ने अपना एक नाविक सिस्टम बना लिया है, और ये PNT सर्विस के आधार पर काम करता है, दैट इज पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग, जो कि एक प्रकार से GPS के तरह है। अगर इसका बात किया जाए सिविलियन पर्पस के लिए, तो सिविलियन पर्पस के लिए उतना मददगार साबित नहीं होता है। इसका जो एक्यूरेसी है वो डिफेंस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा हायर है, और सिविलियन पर्पस के लिए काफ़ी कम है। इसीलिए सिविलियन पर्पस के लिए GPS ही अभी सब लोग यूज कर रहे हैं, और जो नाविक है वो खास करके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी अभी यूज कर रही है। नाविक की अगर बात की जाए इसी में, तो नाविक जो है वो GPS के तरह तो है, लेकिन GPS के कंपेरेबल में उतना अच्छा ग्लोबल कवरेज ये नहीं दे पाता है। आपका जो नाविक है वो आपके बस इंडियन लैंड मास पे और इंडियन लैंड मास के 1500 किलोमीटर के रेंज में ही बस ये अपना सर्विस प्रोवाइड कर पाता है। सितंबर में, यानी कि 2023 के सितंबर में, जो इसरो के यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं S सोमनाथ, उन्होंने कहा है कि इसरो इसमें काफ़ी दम खम के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें काफ़ी रिसर्च कर रहा है, और इसरो ट्राई कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया जाए जिससे कि नाविक की रेंज जो है सो 1500 से बढ़ के 3000 किलोमीटर हो जाए। ये जो वाइडनिंग कवरेज है ये हमारे जो दुश्मन देश हैं, दुश्मन देश के जो बॉर्डर है वहाँ पे कैसी मूवमेंट हो रही है, कैसा क्या हो रहा है, इस सब पे काफ़ी अच्छा क्लियरेंस वहाँ पे दिखाएगा। और इसरो इसको 3000 किलोमीटर पे डेवलप करने वाला है फ्रॉम 1500 किलोमीटर। अब बात किया जाए ऑफिसर की ट्रेनिंग के बारे में। साथियों, अब तक जो जितने भी ट्रेनिंग हो रहे थे एयरफोर्स के जो फ्लाइंग ऑफिसर हैं या जो एयरमैन हैं उन सब के, वो सब ट्रेडिशनल तरीके से हो रहे थे, यानी कि जैसे पहले से चलता आ रहा है वैसा ही इसमें ट्रेनिंग हो रहा था। लेकिन जब से इंडियन एयरफोर्स ने अपने स्पेस रिलेटेड जब से इंडियन एयरफोर्स ने अपने आप को स्पेस की तरफ देखना शुरू कर दिया है, तो एयरफोर्स जो है सो स्पेस रिलेटेड ट्रेनिंग भी अपने ऑफिसर्स और एयरमैन को प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। यानी कि जितने ही फ्लाइंग ऑफिसर्स या जितने भी एयरमैन FCAT CDS और ADA के थ्रू जा रहे हैं उन सबको अब स्पेस टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ साल में जब तक ये डेवलप हो जाए तब तक जो भी ऑफिसर्स वहाँ पर रहे उन सबको इसकी अच्छी जानकारी है, जिससे कि वो अच्छी सिमुलेट और अच्छी ऑपरेशन को वो अंजाम दे सके। साथियों, अगर इसमें आगे बढ़ा जाए
तो जब इसमें स्टेटमेंट लिया गया चीफ ऑफ एयर स्टाफ के द्वारा, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि इंडिया अपने आप को, जो इंडियन एयरफोर्स है, वो अपने आप को इस भांति देख रहा है कि वो अपने आप को इस प्रकार डेवलप कर पाए कि वो डिफेंसिव भी रहे और ऑफेंसिव भी रहे, यानी कि डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के साथ वो स्पेस डोमेन में भी अपना कब्जा करे, स्पेस डोमेन में भी अपना वो क्षेत्र बढ़ाए। इनफैक्ट उन्होंने इसमें एक मिशन शक्ति का भी जिक्र किया, जो कि मार्च 2019 में सक्सेसफुली DRDO के द्वारा टेस्ट कर लिया गया था। अब ये है क्या, जो मिशन शक्ति है वो है क्या? तो मिशन शक्ति क्या था कि मान लीजिए हमारा कोई भी सैटेलाइट स्पेस में है और मान लीजिए चाइना के साथ हमारा अगर युद्ध छिड़ गया, तो चाइना कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या किसी भी तरह के मिसाइल को, स्पेस मिसाइल को भेज करके उस सैटेलाइट को, जो हमारा सैटेलाइट है, इंडियन सैटेलाइट है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उस डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए एक कवच चाहिए था, जिसको ASAT यानी कि एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर मिसाइल के नाम से जाना जाता है। उसको इंडिया ने, यानी कि DRDO ने सक्सेसफुली उसको टेस्ट कर लिया था 2019 में ही, और इसी के आधार पे अब आगे जितने भी मूव होंगे उन सबको मिशन शक्ति के जो यह ASAT मिसाइल है, इसके निगरानी में रख करके ही जितने भी सैटेलाइट जो स्पेस में छोड़े जाएंगे इंडियन स्पेस के द्वारा, वो सब इसके ही निगरानी में रहेंगे। तो इसको भी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हाईलाइट किया था। अब आगे बात किया जाए तो ऐसा जितने भी अनुमान ऐसे लगाए जा रहे हैं कि अभी तक जो लैंड टू लैंड जो वार हुआ करती थी, अब वो स्पेस में जाने वाली है, यानी कि अब स्पेस वार होने वाला है। और ये लगभग 20 to 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगा हमारे धरातल से, यानी कि ज़मीन से 20 to 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये वार होगी। और इसीलिए इस वार में सक्सेसफुली कॉम्बैट करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स है, वो एडवांस विंग्ड बॉडीज़ को डेवलप कर रही है। और इंडियन एयरफोर्स का ऐसा मानना है कि इंडिया को ऐसे चैलेंज के लिए, आगे ऐसे चैलेंज आए, इसके लिए हमेशा इंडियन एयरफोर्स को तैयार होके अभी से ही रहना चाहिए। अगर बात कर ले यहाँ पे, तो बैलिस्टिक मिसाइल होती कैसी है? तो मान लीजिए एक यहाँ पे कोई आपने मिसाइल छोड़ा बैलिस्टिक मिसाइल, और ये किस प्रकार काम करता है। तो ये आपका यहाँ से जो है सो जाएगा, कुछ देर स्पेस में रहेगा, और स्पेस में कुछ देर रहने के बाद जो सो वापस जिस पॉइंट पे आपने भेजा था उस पॉइंट पे जाकर के अटैक करता है। इसके लिए एयरफोर्स जो है सो ये फार ऑफ डिस्टेंस के लिए काम आता है, और ये लाइन ऑफ साइट रडार्स के माध्यम से डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, नहीं ही हो पाता है, ऐसा मान के चलिए। तो टाइमली इसका डिटेक्ट करने के लिए जो जितने इस टाइप के जितने भी थ्रेट हैं बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के, तो इसके लिए भी जो है इंडियन एयरफोर्स अपनी सीमा बढ़ा रही है इसरो के साथ कोलैबोरेट करके, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उन सबके साथ कोलैबोरेट करके, और एक ऐसा रडार मंगवाना चाह रही है, एक ऐसा रडार बनवाना चाह रही है जिसके कारण समय रहते इंडिया भी इधर से अपना एक प्रोटेक्ट डिफेंसिव मिसाइल छोड़ दे, जो कि इसके मिसाइल को नष्ट कर देगा। ऐसा नहीं हो पाया तो जो दुश्मन का जो मिसाइल है वो हमारे देश पे या किसी भी देश पे जाकर के आसानी से गिर सकता है। तो इसको रोकने के लिए भी इंडियन एयरफोर्स है वो इसरो DRDO के साथ कोलैबोरेट करके एक रडार, हाईटेक रडार बनाने की खोज में है। अब हम लोग बात करें दूसरी देशों के बारे में, तो हमारा जो पड़ोसी देश है जो बॉर्डर के सटे चाइना है, उसके पास बहुत ज़्यादा, वो स्पेस में अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। उसके पास वेरियस एंटी सेटेलाइट वेपन्स है, जिसको कि हम लोग ASAT वेपन्स कहते हैं। उसके पास काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑप्शन है, जैसे कि हाई पावर लेजर उसके पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स है, उसके पास जैमर्स है, साइबर वेपन्स है। ये सब चाइना के पास ऑलरेडी है, और चाइना और ज़्यादा स्पेस में काम कर रहा है। कंट्रीज जैसे कि अलग अलग कंट्रीज लाइक USA, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, रसिया, इन सब के पास पहले से ही स्पेस कमांड और विंग विद इन देयर एयरफोर्स पहले से ही इसमें है। इसी को देखते हुए जो इंडियन एयरफोर्स है, इसने भी सोचा कि चूँकि अब बहुत देश, हमारा पड़ोसी देश ही चाइना इतना डेवलप कर चुका है और बाकी देशों के पास भी है, तो जो हमारे इंडियन एयरफोर्स हैं वो भी इसमें रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और स्पेस के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसी को लेकर के गवर्नमेंट के पास इन्होंने अपना प्रपोजल भी भेज दिया है।
अब यहाँ पे बात किया जाए तो जितने भी ग्लोबल डेवलपमेंट है, यानी कि पूरी जितने भी चाइना हो गया, आपका यूके, जापान, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, ये सब स्पेस में डेवलप कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए आईएएफ जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी अपने स्कोप को स्पेस की तरफ ले जाना चाहती है और डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन टू ऑपरेशन इन द स्पेस डोमेन, इस पे इंडियन एयरफोर्स काम करना चाहती है। क्या है? डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशंस टू ऑपरेशन इन द स्पेस डोमेन, यानी कि स्पेस में अगर हमला हो तो उसको काउंटर अटैक भी स्पेस से ही दे दिया जाए। इस पे हमारा इंडियन एयरफोर्स अभी एक्चुअली में काम कर रहा है। इस अगर देखा जाए इस ट्रांजिशन के माध्यम से, तो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड एयर एंड स्पेस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। यानी कि जो आपका पहले से एयर है, एयर फोर्स में आपका जो एयर आ रहा है उसमें अब एयर प्लस स्पेस दोनों आएगा। जैसे आपका पहले इंडियन एयर फोर्स था, अब उसमें इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जो पहले इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था, जिसको शॉर्ट में IACCS कहा जाता था, वो अब बन करके हो सकता है इंटीग्रेटेड एयर एंड स्पेस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि IASCCS बन जाए। अब हम लोग बात करते हैं स्पेस विजन 2047, जो कि मेन इंडियन एयरफोर्स का एम है कि 2047 तक अपने आप को पूरी तरीके से फुल्ली इक्विप्ड कर लिया जाए। तो इसमें जो है सो IAF इसरो के अंदर में एक RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को भी डेवलप करने की चांस में है। ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता कैसा है, तो सबसे पहले हम लोग इस पर नज़र डालते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। अब लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है? व्हीकल आपको चाहिए, अगर आपको कुछ अपना स्पेस में कोई चीज़ भेजना है तो उसके लिए आपको व्हीकल चाहिए। और रीयूजेबल मतलब कि वो ऐसा आपका व्हीकल हो जो आपका अर्थ के चारों ओर आपके घूमे, पूरी दुश्मन की जो है सो जितने भी निगरानी करनी है वो सब निगरानी कर ले और वापस में उसको समुद्र में यानी कि अर्थ पे उसको अपने कंट्री पे वापस बुला लिया जाए। इसे ही कहा जाता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और इंडियन एयर फोर्स जो है वो इसको बनाने के लिए भी इसरो के साथ कोलैबोरेट कर चुकी है, जो कि आने वाले कुछ सालों में IAF के पास ये भी चला आएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि जो वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा वो 350 किलोमीटर यानी कि अर्थ से 350 किलोमीटर ऊपर स्पेस में जो है सो वो नियरली फॉर ए मंथ वो राउंड मारेगा और उसके बाद वापस जो है सो हमारे कंट्री यानी कि अर्थ पे सी पे वो वापस लैंड हो जाएगा। अब वो होगा कैसा, सो देख लीजिए। मेनली जिस प्रकार से मिसाइल होते हैं उस प्रकार का मिसाइल रहेगा और सबसे ऊपर में RLV वाला पार्ट लगा रहेगा। नीचे से जब इग्निशन लगेगा तो ये वाला पार्ट जो है सो इसको ऊपर लेके जाएगा और थोड़ी देरों के बाद जो है सो ये वाला पार्ट यहाँ से खुल जाएगा और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका स्पेस में चला जाएगा और ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद विदिन ए मंथ ये वापस हमारे अर्थ पे चला आएगा। तो इस प्रकार का RLV भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसरो के अंदर में डेवलप्ड करवाया जा रहा है। ये जो है व्हीकल, जो RLV व्हीकल है वो स्पेस शटल के ही जैसा है और इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो लगभग 200 kg टू 1000 kg होने वाला है। ये जो है सो एक ह्यूमन को साथ ले जाने का भी कैपेबल अपने साथ होगा, यानी कि इस पे एक ह्यूमन, एक मानव इस पे चढ़ करके अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, ये इतना कैपेबल भी होगा। RLV जो है सो रॉकेटिंग है, मैंने पहले ही बता दिया। और रॉकेट के जैसा नीचे का पार्ट उसका है जो कि स्पेस में कुछ दूरी जाने के बाद वो अचानक से अपने से खुल करके वो ख़त्म हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। और जो RLV वाला पार्ट है वो ही बस स्पेस में आपका अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा विदिन फॉर ए मंथ। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी बस US और चाइना के पास ही है, ऐसे ऑपरेशनल स्पेस प्लेन के, यानी कि US के पास और चाइना के पास, यानी कि अभी रसिया के पास भी नहीं है, UK के पास भी नहीं है, जापान के पास भी नहीं है, बस US और चाइना यही दोनों देश के पास है। और इंडिया भी यानी कि इंडियन एयरफोर्स भी इसरो के अंदर में इसको डेवलप करने की चांस में है, जो कि हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इंडिया थर्ड कंट्री बन जाए, RLV को यानी कि ऑपरेशनल स्पेस प्लेन्स को लॉन्च करने वाला तीसरा कंट्री बन जाए। अब देखा जाए तो अभी जो 2024 में हम लोग इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं,
वो इंडियन एयरफोर्स अब आगे चल के इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के नाम से जहाँ जाए। 2047 तक इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के नाम से हो सकता है कि हमारा एयरफोर्स जहाँ जाएगा। और गवर्नमेंट के पास इंडियन एयरफोर्स ने अपना पूरा वेल प्लान्ड प्रपोजल सबमिट कर दिया है, भेज दिया है, और गवर्नमेंट हो सकता है कि बहुत ही जल्दी इसे एक्सेप्ट भी कर ले। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अगर ऐसा होता है, जितना जल्दी ऐसा हो जाए उतना जल्दी हमारे आईएएफ के लिए और हमारे कंट्री के लिए और कंट्री के सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, जितना जल्दी ये हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसका नाम इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स हो जाएगा। हमारे जितने भी जो अभी जो सोर्सेस के माध्यम से ये खबर आ रही है कि अभी स्पेस वॉर होगा, उसको देखते हुए जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है वो भी चाहता है कि अब वो भी स्पेस में खेले, काउंटर अटैक के लिए वो भी तैयार रहे और स्पेस में अपने पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करे। और इंडिया जो आईएएफ पूरे आईएएफ का जो मोटो है वो है टू इंश्योर इंडियाज प्रीपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर चैलेंजेज इन द एयर एंड स्पेस डोमेन्स, यानी कि जो भी स्पेस के क्षेत्र में जो भी खतरा हो इंडिया को, आईएएफ चाहता है कि उसका पूरा डटकर मुकाबला किया जाए और जो भी ऐसा करे उसे मुंह तोड़ जवाब स्पेस से ही दे दिया जाए। तो इस पे जो है सो इस विजन के साथ आईएएफ काम कर रहा है। तो ये था टोटल आपका फ्रॉम आईएएफ टू आईएएसएफ क्या इसमें बदलाव होने वाला है। साथियों, इससे पहले हमने ब्रिक्स पे एक सबसे अपना फर्स्ट लेक्चर जो था सेशन 1 वो ब्रिक्स पे हमने अपना कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो सेकेंड टॉपिक था वो मालदीव्स कंट्रोवर्सी पे, जो कि हमारे पीएम के लक्षद्वीप विजिट के बाद कैसे मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप हो गया था, कैसे मालदीव्स वर्सेस इंडिया हो गया था कंट्रोवर्सी, तो वो क्या है मेन कारण, जो कि आपके एसएसबी में जीडी टॉपिक के बहुत ही क्लोज है, इसमें पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट न्यूज है, इसी साल हुआ है, जनवरी में हुआ है। तो ये भी आपकी सेकेंड सेशन जो है वो अपलोड कर दी जा चुकी है। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके इसे देख सकते हैं। साथियों, इस चैनल का जो इस सेशन का जो पीडीएफ है वो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसके पीडीएफ को उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।